हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। प्यारे बच्चों, हम लोग इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं और आज इस सीरीज में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जैसा कि नाम से ही पता है कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल। तो आज हम इस पूरे रिएक्शन के बारे में, इसके रिएक्टेंट, रिएजेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट और फिर इसके रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ प्रोडक्ट और फिर उन प्रोडक्ट के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं और इन सब के बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का डिस्कसन करेंगे। चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट बेटा इसमें क्या होगा, ऊपर नाम ही लिखा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल। अब देखो ऐसे समझना है, जितने बच्चे पहली बार इस रिएक्शन को सुन समझ रहे हैं वो ऐसे देखें। डी मतलब होता है बेटा रिमूवल, रिमूवल। हाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O, जिसे हम लिख सकते हैं HOH के फॉर्म में। सही है। अब मुझे बताओ बेटा, अगर वाटर निकालना है तो वाटर कहाँ से निकलेगा? वाटर का फॉर्मूला है HOH, तो वहीं से निकलेगा जहां पर HOH होगा। H तो कहीं भी हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन OH केवल और केवल कुछ ही जगह पाया जा सकता है, जैसे कि एल्कोहल में पाया जा सकता है और जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में पाया जा सकता है। तो डिहाइड्रेशन एसिड का भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन एल्कोहल का भी हो सकता है, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम लोग केवल और केवल डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को कवर करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा एल्कोहल। रिएजेंट की अगर हम बात करें तो कई सारे रिएजेंट इसमें हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। दूसरा है अपने पास बेटा KHSO4। थर्ड रिएजेंट है H3PO4 का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और फोर्थ रिएजेंट है Al2O3 का यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर, जहाँ पर आपको टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास लेना पड़ेगा बेटा। और इसका जो इफेक्टिव फैक्टर है, इफेक्टिव फैक्टर इज टेम्परेचर, देन सरफेस एरिया, ये बात याद रखना है। कहने का मतलब Al2O3 इन प्रेजेंस ऑफ 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब वर्क करेगा तो इसे एक बेहतर कैटलिस्ट बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। और अगर ऑप्शन में आपके पास टेम्परेचर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया। ठीक है, दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट या इफेक्टिव फैक्टर इन केस ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ Al2O3। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की। इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है बेटा, वो होता है हमारा कार्ब कैटायन। और आप सबको पता है बेटा, अगर कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, तो अगर संभावनाएं होंगी तो कार्ब कैटायन का रीअरेंजमेंट बेटा जरूर कराना है। एक पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था और फिर से याद करेंगे कि जहां जहां कार्ब कैटायन वहां रीअरेंजमेंट। तो अगर पॉसिबिलिटी है, अगर संभावना है, तो आप कार्ब कैटायन का रीअरेंजमेंट कराना बिल्कुल ना भूलें। और जब रीअरेंज अपने पास स्टेबल कार्ब कैटायन होगा, वही किसी रिएक्शन में आगे चल करके फाइनली पार्टिसिपेट करेगा। अब आते हैं प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट होगा बेटा मोस्ट स्टेबल एल्कीन, मोस्ट स्टेबल एल्कीन। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं हमारे पास दो एल्कीन बन गई एज अ मेजर प्रोडक्ट, एक का नाम हो गया, मतलब एल्कीन का नाम हो गया ब्यूटूइन। अब हम सब जानते हैं बेटा ब्यूटूइन एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाली एल्कीन है। तो ये सिस ब्यूटूइन भी बनाएगी और ट्रांस ब्यूटूइन बनाएगी। और सिस और ट्रांस वाले फॉर्म में से ट्रांस ब्यूटूइन इज द मोर स्टेबल देन सिस ब्यूटूइन। इसका रीजन आप सब जानते हैं, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट की वजह से ट्रांस फॉर्म जो होता है वो सिस फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर किसी एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ट्रांस ब्यूटीन और सिस ब्यूटूइन दोनों बनते हैं तो आपको बोलना है द मेजर प्रोडक्ट विल बी दी ट्रांस ब्यूटूइन ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी। और अगर कोई पूछे बेटा कि आप मुझे बताइए कि बनने वाला जो प्रोडक्ट हमारा है एल्कीन, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो आपको क्या बताना होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यानी कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। जिस एल्कीन में सबसे ज़्यादा होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, एंड दैट विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट है बेटा ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। अब जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि इसमें कार्ब कैटायन बन रहा है, तो हमें यह बताना है कि वो एल्कोहल सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन शो करेगी जो सबसे स्टेबल कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन करेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब
कैटायन। और दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे बेटा यहाँ पर, चूंकि आपने देखा कि यहाँ पर एल्कीन बन रहा है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के बिहाफ पर भी हम लोग कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ओके, दो बातें। अब आते हैं ओवरऑल ऑर्डर क्या है बेटा डिहाइड्रेशन का। सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन की टेंडेंसी किस में होती है? एल्डोल में, एंड केमिकली एल्डोल इज द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। उसके बाद आएगा टर्सरी एल्कोहल, क्योंकि ये प्रोवाइड कर सकता है हमें टर्शियरी कार्ब कैटायन, टर्शियरी कार्ब कैटायन। उसके बाद फिर सेकेंडरी कार्ब एल्कोहल की बारी आएगी, क्योंकि ये प्रोवाइड करेगा सेकेंडरी कार्ब कैटायन। और उसके बाद प्राइमरी, क्योंकि ये प्रोवाइड करेगा प्राइमरी कार्ब कैटायन। अब बेटा एक चीज यहां पर हम लोग बहुत अच्छे समझ लें कि रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। जो रिएक्टेंट जितना स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा, वो रिएक्टेंट अपनी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उतना ही ज्यादा रिएक्टिव कहलाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है बेटा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन, देखो जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि मान लो किसी भी XYZ रिएक्शन के लिए कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव है, तो पहले ये सोचा करो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। तो एज पर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी आप लोग डिसाइड कर लेंगे। जैसा कि हमें पता है टर्सरी कार्ब कैटायन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी कार्ब कैटायन, यही कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इसीलिए टर्सरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल, यही अल्कोहल से डिहाइड्रेशन का भी ऑर्डर हो जाएगा। इतनी सी बात ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन इसे क्यों कहते हैं आइए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है C2H5OH लिखा हुआ है, ठीक है, या यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। ये OH बेटा हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, OH से ये कनेक्टेड है ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से ये कनेक्टेड है बीटा कार्बन। क्लियर? अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने ले लिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4, हमें पता है इसका काम क्या है, वाटर एलिमिनेट करना। तो वाटर में OH कहाँ से निकलेगा? OH निकलेगा फंक्शनल ग्रुप से, और H कहाँ से निकलेगा बेटा? H निकलेगा बीटा कार्बन से। अगर इन केस आपके पास दो बीटा कार्बन या दो से ज्यादा बीटा कार्बन या एक से ज्यादा बीटा कार्बन अवेलेबल हैं, तो उस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालिएगा जिस बीटा कार्बन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे, हाइड्रोजन का अमाउंट कम होगा। इसी को बोलते हैं बेटा सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल की एक टैगलाइन है, पुअर बिकम्स पुअरर, गरीब को और गरीब बनाने का माध्यम है ये। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अपने पास 3 बीटा कार्बन है, के पास 3 बीटा हाइड्रोजन है, के पास 2 बीटा हाइड्रोजन है, के पास एक ही बीटा हाइड्रोजन है, तो आप जिसके पास जिस बीटा कार्बन के पास एक बीटा हाइड्रोजन है, आप उसी का हाइड्रोजन गायब करिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जो एल्कीन बनेगी दैट एल्कीन विल बी द मोस्ट स्टेबल एल्कीन अमंग ऑल। ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, तो ये बेटा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन तो एक ही है, तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा और यहां से क्या चला जाएगा? OH चला जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहले तो ऐसे बनने की कोशिश करेगा कि अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लग जाने की कोशिश होगी, है ना। लेकिन अभी चूंकि इसे मैकेनिज्म में से हम लोग समझेंगे, तो मैकेनिज्म में आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर हम लोगों ने कार्ब कैटायन बनाया, कार्ब कैटायन का रीअरेंजमेंट किया, फिर आगे हुआ। आइए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको मैं। ये बहुत आसान तरीका है बेटा, CH3CH2OH है। अब देखिए ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप रहा बेटा जी, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन। तो हमें क्या निकालना है? वाटर निकालना है। वाटर का OH कहाँ से जाएगा? OH जाएगा फंक्शनल ग्रुप से, और H कहाँ से जाएगा? H जाएगा बीटा कार्बन से। तो देखो OH चला गया यहाँ से, और ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, तो फाइनली क्या बचेगा? CH2 बचेगा, और CH2 बचेगा। एक सिंगल बॉन्ड पहले से था इनके बीच में, एक और लग जाएगा, क्योंकि दोनों ने क्या शो कर दिया यहाँ से, दोनों से एक एक बॉन्ड, एक एक यहाँ से एटम चले गए। तो ये बन गया आपका एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब आइए इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात आप मैकेनिज्म समझ के करिए तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। आइए हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ बेटा। मैकेनिज्म के क्या क्या स्टेप्स हैं? तो मैकेनिज्म पहले मैं आसान तरीके से आपको बता दूं, फिर इस वाले रिएक्शन में आपको लेके चलूंगा। सपोज दैट बेटा हमारे पास एक रिएक्शन है CH3CH CH3 CH2OH। मैं आपको आसान भाषा में पहले मैकेनिज्म बता दूं। अब यहाँ बेटा पहला स्टेप आएगा, पहला स्टेप इज दी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अब मेरे बच्चा एक बात बताओ आप लोग, अभी आप लोगों ने देखा कि एल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए जो हमने रिएजेंट लिए थे, वो सारे के सारे रिएजेंट या तो एसिड थे, स्ट्रॉन्ग एसिड थे, या तो फिर एसिड के एनहाइड्राइड थे। जैसे कि Al2O3 हमारा लुईस एसिड है,
ठीक है, जैसे KHSO4 हो गया, इस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, या फिर P2O5 को भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, और P2O5 H3PO4 का एनहाइड्राइड है। अब कोई भी एसिड होगा या एनहाइड्राइड होगा तो वाटर के सॉल्यूशन में वो H+ प्रोवाइड करेगा। वही H+ क्या करेगा, चूंकि H+ के पास बेटा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको अपना डुप्लेट पूरा करना है, और एल्कोहल के पास फंक्शनल ग्रुप है OH, OH के पास है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उस H+ को, उस भूखे नंगे H+ को एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए दे देने की कोशिश करेगा। तो बेटा यहां से H+ आएगा, कहां से आएगा, एसिड से आएगा, ठीक है, और आएगा, और ये H+ क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास देखो ये लोन पेयर है, ठीक है, तो ये लोन पेयर अपना इस H+ को दे देगा। इस तरह से H+ एल्कोहल के साथ मिल गया, एल्कोहल ने H+ ले लिया तो कहलाएगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। H+ मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का एल्कोहल में जुड़ जाना, ये प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल कहलाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा जी वो बनेगा CH3, CH ऊपर लग जाएगा CH3, इधर लग जाएगा CH2, और इधर देखो क्या था, OH पहले से था, ऑक्सीजन पहले से था, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया और पॉजिटिव चार्ज लेके आया तो बन जाएगा OH2+। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 2। अब आएगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। जो अभी आपने एल्कोहल देखा प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहलाएगी, और इसमें से क्या होगा बेटा, वाटर निकल जाएगा। जैसे इसमें से वाटर निकलेगा यहां पर होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन बन जाएगा। और चूंकि कार्ब कैटायन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पर, और इस वजह से बेटा ये जो स्टेप होगा हमारा ये होगा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। कहने का मतलब कार्ब कैटायन का बनना ही इस रिएक्शन की रेट को निर्धारित करेगा, तय करेगा, फिक्स करेगा, वही उसके बारे में सोचेगा। अब यहाँ पर जो अपने पास रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट से अगर मैं रिएक्टेंट को दोबारा से लिख दे रहा हूँ आपके थोड़े से आसानी हो जाए, इस वजह से ये मैंने CH2 लिखा, यहाँ पर OH2+ लिख दिया। मेरा प्यारा बच्चा एक बात जल्दी बताना, अगर यहाँ से मैं वाटर निकाल दूं तो ये H2O चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पर लिख दूं, है ना, सिंपल सी बात है। वाटर निकला है ना, न्यूट्रल कंपाउंड निकला है, पॉजिटिव चार्ज तो इसी कंपाउंड पर रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो बन गया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये हो गया CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब आप सब देख रहे हैं बेटा ये जो बना है ये एक कार्ब कैटायन है, और कार्ब कैटायन कैसा है तो आप बोलेंगे प्राइमरी कार्ब कैटायन है, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है वो कार्बन डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से लिंक है, तो एक प्राइमरी कार्ब कैटायन हुआ। अब ये जो प्राइमरी कार्ब कैटायन है हमारा हर बच्चा कह सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसमें बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप बोलेंगे ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उसके बारे में देखना है, उसके पास कितने हाइड्रोजन, उसके पास केवल एक हाइड्रोजन है, तो इसके पास केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन या 1 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन है, और ये पॉजिटिव चार्ज किसी तरह के रेजोनेंस में नहीं है, यानी कि स्टेबिलिटी के नाम पे ये बिल्कुल एक तरह से बकवास है, इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसके स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन। अब बच्चा यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा कार्ब कैटायन का। तो देखो ये जो कार्ब कैटायन है अब क्या होगा, देखो कैसे होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन, आपको पहले से पता होगा, मैं इसका शॉर्टकट भी बता सकता हूँ और मैकेनिज्म भी बता सकता हूँ। तो आइए सबसे पहले मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। देखिए जो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा वो H- के फॉर्म में निकल जाएगा। चूंकि H- के फॉर्म में निकलेगा तो जिस कार्बन से निकलेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। चूंकि वो खुद H- है तो वो ऐसा ठौर ठिकाना तलाशेगा जहां पर उसे पॉजिटिव चार्ज मिले, क्योंकि वो खुद H- है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है, तो वो ढूंढेगा कि यार मॉलिक्यूल में कहीं पॉजिटिव हो तो उसके पास भाग जाए। तो H निगेटिव के फॉर्म में निकलेगा और पॉजिटिव से जाके जुड़ जाएगा। तो सोचो ये CH2 था, एक H मिल गया तो ये CH3 बन गया, और इस कार्बन से एक H- निकल गया तो कार्बन क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो इस तरह से जब रीअरेंजमेंट करोगे तो इससे रीअरेंजमेंट होकर के क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3C, और ऊपर तो CH3 लगा ही रहेगा और इधर हो जाएगा CH3 और पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा बेटा यहाँ पर।
अब आते हैं, आपके मन में आएगा कि आपने बोला शॉर्टकट भी बताएंगे, शॉर्टकट सुन लो बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करो और हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, इससे जुड़ा ये कार्बन, इससे जुड़ा ये कार्बन, इससे जुड़ा ये कार्बन, इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3, अब इसके पास हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन, और ये हो गया टर्शियरी कार्ब कैटायन। और चूंकि ये टर्सरी कार्ब कैटायन हो गया बेटा, तो अब क्या हो जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन कहलाएगा। और फिर आता है हमारा थर्ड यानी कि लास्ट स्टेप, डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन, डी मतलब बेटा रिमूवल, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का, H+ का निकलना, ठीक है, फ्रॉम कार्ब कैटायन। तो अब कार्ब कैटायन यहाँ से निकल जाएगा बेटा जी, और H+ निकल जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज तो यहीं से निकलेगा जहां पर लगा है। अब सवाल आता है H कहां से निकलेगा, तो देखो इस कार्ब कैटायन से जुड़े एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इन्हीं में से H निकलेगा, लेकिन उस वाले कार्बन से निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी कम होंगे। चूंकि यहाँ पर तीनों के पास कार्बन इक्वल अमाउंट में है, सेम नंबर में है, तो किसी से भी निकाल दीजिए, कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका प्लस गया, इसका H गया, तो दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली वो बन जाएगा CH3C, इधर के ऊपर CH3 और डबल बॉन्ड क्या बन गया, CH2। ये बेटा आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये एल्कोहल इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट हो गई। ये रहा बेटा पूरा मैकेनिज्म। एक बार स्टेप देख लीजिए। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, सेकंड स्टेप है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, जिसी में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, और यही हमारा RDS कहलाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, अगर कार्ब कैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो जितने स्टेप पॉसिबल हो पाए उतने स्टेप रीअरेंजमेंट कराते रहिए। रीअरेंजमेंट की शर्त होती है कि जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, नेक्स्ट स्टेप का रीअरेंजमेंट लगातार आप कराते रहिए, ठीक है। और लास्ट स्टेप होगा डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्ब कैटायन। तो जो भी आपका कार्ब कैटायन बना है उसमें से H+ निकाल दीजिए, एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी द एल्कीन इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं, अब इस वाले मैकेनिज्म को आप करना हो या फिर इस मैकेनिज्म को करना हो, आप आसानी से कर सकते हैं बेटा। देखिए अब क्या किया मैंने, ये एक एल्कोहल है, मैंने इसमें से एक H+ लिया, तो ये हो गया OH2+ हो गया। फिर मैंने ये देखो वाटर निकाल दिया यहाँ से, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग गया, और अब ये बन गया हमारा कैसा प्रोडक्ट, ये CH3 हो गया, और फिर यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ हो गया CH2+, ऐसा लगा दिया हमने, ठीक है। ये बन गया बेटा कार्ब कैटायन। अब हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाएंगे और एक हाइड्रोजन को यहाँ लेके जाएंगे। तो अब जो बनेगा अपने पास वो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हो गया CH3। अभी इसको हम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ला सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाएंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ लेके आ जाएंगे। तो अब ये जाके रीअरेंजमेंट होके क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर CH3 तो यहाँ तो लगा ही रहेगा, ये CH2 है ही, यहाँ पर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक H+ निकाल देंगे, और जैसे निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 वाले से निकलेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ध्यान रहे, इस तरह से हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, तभी आपका फाइनल आंसर सही तरीके से आ पाएगा। एक और रिएक्शन यहाँ पर दी गई है बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं ये OH है, इसने क्या किया, यहाँ से H+ ले लिया, तो ये देखो OH2 बन गया। देखो ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, जैसे ये वाटर निकलेगा बेटा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, फिर आपका देखिए कार्ब कैटायन बन गया। अब इस कार्ब कैटायन का अगर पॉसिबल हो पाए तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो देखो इस कार्ब कैटायन का क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। देखो ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पर PH यानी कि बेंजीन रिंग लगा हुआ है। अब जरा सोचिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो बताओ किस में आ गया, रेजोनेंस में आ गया। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। अब ये जो हमारे पास रीअरेंज्ड पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्ब कैटायन है, हम यहाँ से एक H+ निकाल देंगे, क्योंकि लास्ट स्टेप क्या होता है, डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। जैसे निकलेगा तो देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, H यहाँ पर है, क्योंकि इसके पास तो H है नहीं, जो बेंजीन रिंग का फर्स्ट कार्बन है, तो यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड इनके बीच में लग जाएगा, और ये एल्कीन आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये होता है मेन रिएक्शन बेटा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। इस बीटा कार्बन पास 3 हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन पास 3 हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन पास केवल 2 हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ से निकालेंगे फंक्शनल ग्रुप से OH और यहाँ से निकालेंगे H, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3। C ऊपर की तरफ यहाँ CH3 बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड CH लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 लग जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको अगर आपको करना हो
मैकेनिज्म के साथ करेंगे, ये OH है, ये OH2 बन जाएगा, प्लस बन जाएगा पहले, फिर उसके बाद ये वाटर निकल जाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये सब गायब हो गया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज खुद को शिफ्ट करेगा, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3। अब उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जाएगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो इनके बीच से चला जाएगा हाइड्रोजन, तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ से आप पूरा मैकेनिज्म लगा के करिएगा, मैंने शॉर्टकट तरीके से बता दिया। लेकिन चूंकि ये ब्यूट टू इन है बेटा जी, स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया था, ब्यूट टू इन क्या शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके दो फॉर्म बनेंगे, सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। तो ट्रांस ब्यूट टू इन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्यों बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। और ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है सिस के रिस्पेक्ट में। अब अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए ऑर्डर बताइए, तो आप कहेंगे कि ये टर्सरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ऑर्डर ऑफ या ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ये हो जाएगा। सिंपल ऑर्डर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अरेंज दी फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन विद कांस्टेंट H2O4। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अब जैसे ये अपने पास अल्कोहल है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्या करिए बेटा, इसको OH को OH माइनस के फॉर्म में निकाल दीजिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। अगर इसको हटा दूं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, अगर इसको हटा दूं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। अब मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इसमें पाया गया रेजोनेंस। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें पाया गया रेजोनेंस। लेकिन आपको बताइए यहाँ पर ज़्यादा एक्सटेंड का रेजोनेंस है, लार्जर एक्सटेंड का रेजोनेंस है, क्योंकि पूरे रिंग में रेजोनेंस, ऑलमोस्ट पूरे रिंग में रेजोनेंस है। यहाँ पर केवल 1 स्टेप रेजोनेंस है। तो चूंकि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोवाइड कराएगा, इसलिए इस अल्कोहल की का डिहाइड्रेशन ज़्यादा आसानी से हो पाएगा। तो बस इसी तरह से, और फिर यहाँ पर तो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन के 4 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये हो जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल में करना हो बेटा, तो हम बस इतना देखेंगे, अगर हम इसको यहाँ निकाल दें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगेगा, इसके पास 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, और अगर हम यहाँ से निकाल दें पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर 2 + 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं बेटा कि अगर ये रीअरेंज होकर के ज़्यादा कार्बोकैटायन दे सकता है, पर ये नहीं दे सकता है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के बिहाफ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये अपने पास 3 है। देखो ये एक कंपाउंड हो गया जहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन बेटा देखो कैसा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि कैसा है, अनसैचुरेटेड है। तो जब कभी भी अनसैचुरेटेड बीटा कार्बन पाया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, वहां बोलेंगे आप नो डिहाइड्रेशन। क्या होगा, नो डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर बेटा देखो, इसी तरह फिनॉल के केस में नो डिहाइड्रेशन, यहाँ पर देखो बिनाइल अल्कोहल के केस में नो डिहाइड्रेशन, और ये जो कंपाउंड है इसके केस में भी, अलाइल अल्कोहल के केस में भी नो डिहाइड्रेशन। इतनी बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। आपको भी बताया था कि एल्डोल का डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होता है, देन टर्सरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। एल्डोल मैंने आपको बता दिया है कैसे पहचानते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। जैसे देखिए ये कीटोन है, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अब बीटा पर OH लगा है, तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्डोल। और अभी पीछे बताया था ओवरऑल ऑर्डर में कि एल्डोल सबसे रेडिली डिहाइड्रेट होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसी तरह इसमें देख लेंगे आप, तो इसमें भी आप यही पाएंगे कि ये आपका क्या हो गया, कीटोन हो गया, और ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और बीटा पर क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, और इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोल बोलेंगे। और एल्डोल देखते ही बोलेंगे कि इसका डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगा। बस इतनी बात याद रखनी है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा, ड्यू टू एल्डोलिक नेचर। बस अब उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है बेटा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसका होगा प्रोटोनेशन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया, यहाँ पर OH2+ बन गया, और यहाँ पर बन गया ये CH3 होगा, तो ये CH3 बन गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ से वाटर हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो अगर वहाँ से वाटर निकाल देंगे, तो जो हमारे पास फाइनली कार्बोकैटायन बनेगा वो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन खुद को रीअरेंज करेगा, तो अभी देखो 5 मेंबर की रिंग है, अब ये बन जाएगा 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, और इसे बोलेंगे रिंग एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, रिंग एक्सपेंशन बोलेंगे। और रिंग एक्सपेंशन से ये बन जाएगा बेटा कुछ ऐसे,
ऐसे बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग जाएगा। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है, कैसे होगा, जैसे ये देखो ये बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा किसको मिल गए, इसको मिल गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई। तो 6 मेंबर रिंग बना दी मैंने यहाँ से, पॉजिटिव चार्ज ये लग गया। लास्ट स्टेप आप सबको पता है बेटा, H+ निकालना होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा जहां पर लगा हुआ है, यहाँ से। लेकिन यहाँ पर तो 3 कार्बन, एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो जहां जहां पर कम हाइड्रोजन है वहीं से निकालना है, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो ये फाइनली प्रोडक्ट आपका एल्कीन का बन जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। रिंग एक्सपेंशन से कार्ब कैटायन को मैंने रीअरेंज कराया और आप सबको पता है 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग, 1 2 फिनाइल शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, टोटल 5 अपने पास डिफरेंट तरीके हैं जिनकी वजह से हम कार्ब कैटायन को लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट करा सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैकेनिज्म के स्टेप्स याद रखिएगा। पहला स्टेप हो गया प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, सेकंड स्टेप हो गया, अब चूंकि एल्कोहल की प्रोटोनेशन हो गई तो वहां से वाटर निकलेगा और फिर कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। वो कार्ब कैटायन क्या करेगा, H+ वहां से पहले रीअरेंज होगा और फिर फाइनली वहां से H+ निकलेगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। और बस इस पूरे सीक्वेंस को फॉलो करिएगा। जितने एग्जाम्पल मैंने आपको बताए खुद से घर पे प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसानी से डिहाइड्रेशन आपकी ग्रिप में रहेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ध्यान रखिए बेटा, नीट हो जेई हो, हर एग्जाम में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में तो 100% इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा इसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी, इसमें कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, इसमें कार्ब कैटायन का रीअरेंजमेंट, इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, और इसमें एल्कोहल फंक्शन ग्रुप का पहचाना, इसमें बीटा एलिमिनेशन के बारे में बात करना, इतने सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता ही होता है। ठीक है, चलिए फिर बेटा आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ढेर सारी पढ़ाई करिए और मुस्कुराते रहिए।